नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन डेप्थ ऑडियोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, यहां हम हेयरिंग और ईयर डिसीज से रिलेटेड लगभग सभी मुद्दों की जानकारी लेंगे। हालांकि इस चैनल के कुछ वीडियोस पुराने हो सकते हैं, लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक बने रहेंगे। तो यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और ईयर डिसीज के बारे में आप एक इन डेप्थ जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी स्क्रीन के अपर साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबटाइटल्स ऑन हो जाए और आपको मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। स्वागत है दोस्तों। वैसे तो यह बात मैं हमेशा वीडियो के लास्ट में कहता हूं, लेकिन आज स्टार्टिंग में ही कहना पड़ रहा है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक शेयर करें, खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों या ट्राइबल एरियाज़ में, क्योंकि इस वीडियो में दी गई जानकारी लाखों लोगों को एक बहुत ही गंभीर बीमारी से बचा सकती है, जिसका नाम है सिकल सेल डिसीज़। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं और ये जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आप बहुत से लोगों को न केवल इस गंभीर बीमारी के बारे में जागरूक करने में अपना सहयोग देंगे, बल्कि उन बच्चों को भी इस जानलेवा बीमारी से बचा सकेंगे जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। और अगर आपको ईयर डिसीज़ यानी कान का कोई रोग है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें सिकल सेल डिसीज़ और हेयरिंग लॉस का संबंध भी बताया गया है। तो हमारे रेगुलर व्यूअर्स इस वीडियो से यह जान पाएंगे कि ब्लड डिसऑर्डर से हेयरिंग की समस्या किस तरह होती है, इसलिए इस वीडियो को हमने डिस्क्रिप्टिव बनाया है। तो चलिए इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं और सिकल सेल डिसीज़ के बारे में प्रश्न और उत्तरों की एक सीरीज़ में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जानकारी लेते हैं। पहला प्रश्न है, सिकल सेल डिसीज़ क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि हमारा ब्लड कई मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जिनमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और वाटर भी शामिल है। यदि हम ब्लड का, खासकर रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिकाओं का नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें, तो यह बाइकॉन्केव डिस्क की तरह दिखता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह हमारा नॉर्मल ब्लड सेल है और यह अपने साथ ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल कैरी करता है। लेकिन जब किसी को सिकल सेल डिसीज़ होता है, तो इस लाल रक्त कोशिका में विकृति आ जाती है, यह डीमॉर्फ हो जाती है और इसका आकार बाइकॉन्केव की जगह सिकल या हंसिया की तरह हो जाता है। और जब ऐसा होता है, तब इस कंडीशन को सिकल सेल डिसीज़ कहा जाता है और इस रोग के कारण बहुत ही गंभीर परेशानियां पैदा होती हैं। दूसरा प्रश्न है, सिकल सेल डिसीज़ कैसे होता है? तो सिकल सेल डिसीज़ एक जेनेटिक यानी आनुवांशिक बीमारी है। इसमें एचबीबी चेन या सरल शब्दों में समझाया जाए तो हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कोशिकाओं में म्यूटेशन होता है और ये सिकल सेल के कैरियर माता पिता से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। साइंस के स्टूडेंट इसे इस तरह समझ सकते हैं, जब कोई बच्चा सिकल सेल रोग से पीड़ित होता है, तब उसके शरीर के जीन्स में अपने माता और पिता दोनों से एचबीबी म्यूटेटेड चेन की एक एक कॉपी आ जाती है। इसे ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न भी कहते हैं। यदि इसे और सरल तरीके से समझा जाए तो यदि माता और पिता के पास एक एक एचबीबी म्यूटेटेड चेन होती है, तो वो खुद सिकल सेल रोग से पीड़ित नहीं होंगे, बल्कि वो वाहक या कैरियर का काम करेंगे। और जब दो ऐसे लोग मैटिंग करते हैं, तब उनसे पैदा होने वाली संतान में माता से एक और पिता से एक एचबीबी म्यूटेटेड चेन इनहेरिट हो जाती है, जिससे बच्चा सिकल सेल रोग से पीड़ित हो जाता है। लेकिन यदि माता या पिता में से किसी एक के पास ही सिकल सेल डिसीज़ का जीन होता है, तो बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। तीसरा सवाल है, सिकल सेल डिसीज़ के क्या लक्षण हैं और इससे कौन कौन सी परेशानियां पैदा हो सकती हैं? सिकल सेल क्योंकि एक आनुवांशिक रोग है, इसलिए इसके लक्षण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, आमतौर पर 4-5 महीने की उम्र से ही। इसमें क्योंकि लाल रक्त कोशिकाएं डीमॉर्फ हो जाती हैं, इसलिए बच्चे की त्वचा, आंखें, नाखून पीले दिखाई देते हैं और उसे बार बार पीलिया की शिकायत भी रहती है। उसकी ग्रोथ बहुत ही धीमी रह सकती है, उसकी प्यूबर्टी भी लेट हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि लाल रक्त कणों का आकार बदलने से वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं को कैप्चर नहीं कर पाते, इसलिए बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की कमी बनी रहती है और उसकी सांस जल्दी फूल जाती है। इन कंडीशनों के अलावा हड्डियां कमज़ोर रह सकती हैं, आंखों के रेटिना में सही मात्रा में ब्लड और पोषक तत्व ना पहुंच पाने के कारण दृष्टि भी कमज़ोर रहती है। इनके अलावा क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की कमी है और ब्लड डिसऑर्डर है, यानी शरीर में खून सही ढंग से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कैरी नहीं कर पा रहा, इसलिए बच्चे के कॉक्लिया तक भी ये सब चीज़ें नहीं पहुंच पाती और डीफनेस या सुनने की शक्ति में कमी पाई जाती है। क्योंकि हंसियाकार लाल रक्त कण बहुत ही कमज़ोर होते हैं, इसलिए वो बार बार टूट जाते हैं और नसों को ब्लॉक करते रहते हैं। इनके टूटने से जो प्रोटीन निकलता है, बिलीरुबिन, वो शरीर में लगातार इकट्ठा होता रहता है
और बच्चे को बार बार पीलिया की शिकायत होती है। केवल बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी यही लक्षण देखे जाते हैं। यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि सिकल सेल रोग से पीड़ित हर व्यक्ति को इतनी ही परेशानी उठानी पड़े। हम यह देखते हैं कि व्यक्ति में सिकल सेल का लेवल कितना है, 10%, 20%, 40% या अधिक। सिकल सेल का परसेंट जितना बढ़ता जाता है, कॉम्प्लिकेशन उतने ही बढ़ते जाते हैं। चौथा प्रश्न है, वयस्कों में सिकल सेल डिसीज से कौन कौन सी परेशानियां पैदा हो सकती हैं? तो इस रोग से पीड़ित वयस्कों में वो सभी कॉम्प्लिकेशंस पाए जाते हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि हमारी नसों में गोलाकार लाल रक्त कण तो आराम से फ्लो होते रहते हैं, लेकिन हंसियाकार लाल रक्त कण आपस में उलझ जाते हैं और नसों को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण शरीर के अलग अलग हिस्सों में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है और व्यक्ति को स्ट्रोक या नेक्रोसिस हो सकता है। इसके अलावा वयस्कों में खून की कमी देखी जाती है। उन्हें हीमोलिसिस भी होता है, यानी लाल रक्त कण ज़्यादा टूटते हैं। ये टूटे हुए कण शरीर के अलग अलग हिस्सों और जोड़ों में जम जाते हैं, जैसे कंधे का जोड़, हिप जॉइंट, घुटने का जोड़ या कोहनी का जोड़। तो ऐसे लोगों के जोड़ों में बहुत ही दर्द रह सकता है, सूजन आ सकती है या हाथ और पैरों में अल्सर भी बन सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, सिकल सेल रोग किन जगहों पर अधिक देखने के लिए मिलता है? तो सिकल सेल रोग अधिकतर उन देशों में होता है जो अविकसित होते हैं, इसलिए यह रोग अफ्रीका, अरेबिया, भारत समेत साउथ एशिया के कई देशों में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। यदि खास तौर पर भारत की बात की जाए तो ये जनजातीय बहुल इलाकों यानी ट्राइबल एरियाज़ में अधिक देखने के लिए मिलता है। भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ जनजातियों की संख्या अधिक है, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ इस रोग को ज़्यादा देखा जाता है और दुख की बात यह है कि जनजातियों में इस रोग के प्रति जागरूकता नहीं है। छठवां प्रश्न है, सिकल सेल रोग की पहचान कैसे की जाती है? तो इस रोग की पहचान वैसे तो लक्षणों के आधार पर की जा सकती है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए कुछ लैब टेस्ट भी किए जाते हैं, जिनमें से सबसे अच्छा है HPLC यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेस्ट। इसमें व्यक्ति का ब्लड टेस्ट करके देखा जाता है कि उसमें किस तरह का हीमोग्लोबिन है या हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा है। इस टेस्ट से यह पता चलता है कि व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया जायगस फॉर्म में है या ट्रेट फॉर्म में, यानी व्यक्ति इससे खुद पीड़ित है या उसमें केवल इसका जीन है जिसे वो अपनी संतान में ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके अलावा स्मीयर टेस्ट भी किया जा सकता है, जिससे पता चलता है कि ब्लड की एक निश्चित मात्रा में स्वस्थ और हंसियाकार लाल रक्त कणों का प्रतिशत कितना है। इसी के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि व्यक्ति को सीरियस सिकल सेल डिसीज़ है या नॉन सीरियस यानी साधारण, जिसे गोली दवाइयों से ही मैनेज किया जा सकता है। सातवां प्रश्न है, सिकल सेल रोग कितने प्रकार का होता है? तो सिकल सेल रोग कई प्रकार का हो सकता है, जिसमें पहला है HBSS। यह सबसे गंभीर और खतरनाक प्रकार है, जिसमें मरीज को अपने पिता और माँ दोनों से एक एक सिकल सेल जीन मिलता है और इसे सिकल सेल एनीमिया भी कहा जाता है। दूसरा प्रकार है HBSC। यह सिकल सेल रोग का कम गंभीर प्रकार है, जिसमें मरीज को पेरेंट्स में से एक सिकल सेल जीन और दूसरे पेरेंट से असामान्य हीमोग्लोबिन प्राप्त होता है। तीसरा प्रकार है HBS बीटा थैलेसीमिया। इस प्रकार में मरीज पेरेंट्स में से एक से सिकल सेल जीन प्राप्त करता है और दूसरे से बीटा थैलेसीमिया का जीन प्राप्त करता है। इसके अलावा HBSD, HBSE और HBSO भी सिकल सेल रोग के कुछ दुर्लभ प्रकार हैं। आठवां प्रश्न है, सिकल सेल रोग का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? तो देखिए, सिकल सेल डिसीज़ या सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरह खत्म करने का एक ही तरीका है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसमें पीड़ित व्यक्ति के बोन मैरो सेल्स को ही खत्म कर दिया जाता है। दरअसल बोन मैरो में ही हमारी लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं, इसलिए रोगग्रस्त बोन मैरो सेल्स को खत्म करके किसी स्वस्थ व्यक्ति के बोन मैरो सेल्स को रोगी के बोन मैरो सेल्स में डाल दिया जाता है। जो व्यक्ति बोन मैरो डोनेट कर रहा है, यदि वो पीड़ित व्यक्ति का भाई बहन, माता पिता या करीबी रिश्तेदार है, तो बोन मैरो रिजेक्शन की संभावना घट जाती है और व्यक्ति जल्दी ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। हालांकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दौरान व्यक्ति को एक लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ता है, लेकिन याद रखिए, सिकल सेल से ग्रस्त सभी लोगों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं होती। केवल बहुत ही गंभीर मामलों में यह ट्रांसप्लांट किया जाता है और इसका डिसीजन डॉक्टर ही लेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और सही दवाइयों के साथ एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके बाद इसका उपचार कई दवाइयों से भी किया जाता है, जैसे L-ग्लूटामाइन ओरल पाउडर। अमेरिका की FDA ने हाल ही में सिकल सेल एनीमिया के उपचार के लिए इस दवा को मंजूरी दी है। ये दर्द और स्ट्रोक की फ्रिक्वेंसी को कम करने में मदद करता है। दूसरी है
हाइड्रोक्सी यूरिया, जिसे हाइड्रोक्सिया, हाइड्रिया या सिक्लॉक्स भी कहा जाता है। हाइड्रोक्सी यूरिया दर्द को कम करता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता को भी कम कर सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां भी रखी जानी होती है। आमतौर पर इसे 1 से लेकर 2 महीने की साइकिल में दिया जाता है। तीसरा तरीका है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। देखिए, सिकल सेल एनीमिया के रोगी को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत नहीं होती है। केवल जब कोई गंभीर लक्षण उभरता है, जैसे चेस्ट में इन्फेक्शन या सीवियर जॉइंटिस या जोड़ों में ब्लड का जम जाना, केवल तब ही ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा और भी कई ऐसी दवाइयाँ हैं और हेल्थ सप्लीमेंट है जो सिकल सेल में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। नवा प्रश्न है, क्या सिकल सेल रोग से बचा जा सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, इस रोग से बचा जा सकता है। और इसमें यदि केवल एक सावधानी रख ली जाए तो आने वाले बच्चों को भी इस रोग से बचाया जा सकता है। और वो सावधानी है, शादी से पहले लड़के और लड़की दोनों का ब्लड टेस्ट करवा कर यह देख ले कि कहीं दोनों में सिकल सेल डिसीज़ के जीन तो नहीं है। और यदि दोनों में जीन पाए जाते हैं तो ऐसे लोगों को आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार ऐसे लोग आपस में शादी ना करके अपने आने वाली संतानों को इस रोग से बचा सकते हैं, और यही इस बीमारी को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका भी है। 10वां प्रश्न है, क्या सिकल सेल रोग से बचाव के लिए सरकार कोई योजना या कार्यक्रम चला रही है? तो इसका जवाब है, आज़ादी के बाद से अभी तक किसी भी सरकार द्वारा इस गंभीर रोग के बचाव या इस बारे में लोगों को जागरूक करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। लेकिन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन लॉन्च किया है। इस जनजातीय महासम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत सिकल सेल रोग को मैनेज करने के तरीकों और मरीजों की स्क्रीनिंग के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी, जिससे जनजाति समुदाय के लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। 11वां प्रश्न है, सिकल सेल रोग से ग्रस्त व्यक्ति स्वस्थ जीवन कैसे जी सकता है? तो जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर, अच्छी फूड हैबिट अपनाकर और सही समय पर सही दवाइयों का उपयोग करके, साथ ही यदि कुछ सावधानियां रखी जाए तो सिकल सेल से पीड़ित व्यक्ति भी एक सामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकता है। इंडेप्थ चैनल आपको हेल्थी लाइफस्टाइल के कुछ टिप्स दे रहा है। तो सबसे पहले, सिकल सेल रोग से पीड़ित व्यक्ति रोजाना फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9 वाली डाइट लें। नई लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए बोन मैरो को फॉलिक एसिड और दूसरे विटामिन की आवश्यकता होती है। अपने डॉक्टर से फॉलिक एसिड सप्लीमेंट और अन्य विटामिन के बारे में ज़रूर पूछें। इसके साथ ही गहरे रंग के फल, सब्जियां, साथ ही साबुत अनाज खाएं या फिर अंकुरित अनाज यानी स्प्राउट तो ज़रूर खाएं। सिकल सेल के रोगियों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण सिकल सेल के जोखिम को बढ़ा सकता है। दिन भर में लगभग 6 से 8 गिलास पानी ज़रूर पिएं। ठंड के दिनों में गर्म पानी पिएं, और यदि आप एक्सरसाइज करते हैं या गर्म जगहों पर रहते हैं तो पानी की मात्रा बढ़ा दें। आप अधिक तापमान से बचें। ज़्यादा गर्मी या ठंड के दिन में सिकल सेल का संकट और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप नियमित रूप से व्यायाम करें, खासकर योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार जैसे आसन। इससे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है और छोटे मोटे संक्रमणों से शरीर अपने आप ही निपट लेता है। आप ध्यान रखें कि आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। इन सावधानियों के अलावा आप ओवर द काउंटर दवाइयों का सावधानी से प्रयोग करें। कहने का मतलब यह है कि OTC दर्द निवारक या संक्रमण को रोकने वाली दवाइयों का प्रयोग करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि इन दवाइयों का असर किडनी और लीवर पर पड़ता है, जिसे रोकने के लिए आप भरपूर मात्रा में पानी पिएं, फाइबर वाला खाना खाएं और शराब और सिगरेट जैसी बुराइयों से दूर रहें। तो दोस्तों, इन सभी सावधानियों के साथ सिकल सेल रोग से ग्रस्त व्यक्ति भी एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और जैसे ही इस बीमारी के लिए कोई नई दवा, सुरक्षित दवा या कोई नई रिसर्च सामने आती है तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।